साल 2002 में गूगल का रेवेन्यू कितना था? $0.5 बिलियन, यानी कि $500 मिलियन। साल 2024 में गूगल का रेवेन्यू कितना हो गया? $350 बिलियन। हम ऑनलाइन दुनिया में स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस हैं। हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो हम 10x कॉमनली यूज़ करते हैं, 100% या 200% इंक्रीज इन रेवेन्यू की बात करते हैं। लेकिन पिछले 20-22 साल में गूगल का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 800x, विच इज़ फिनोमिनल ग्रोथ। तो इसी को बेस बनाते हुए मैं इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें मेनली एक्सप्लेन करूँगा। एक, गूगल आया कैसे और छाया कैसे, जबकि और भी सर्च इंजिन्स ऑलरेडी मौजूद थी और सक्सेसफुल थी उस टाइम पर। दूसरी बात है कि ये इतनी अग्रेसिव ग्रोथ 800x ये गूगल ने अचीव कैसे की अपने 20 साल में, और आज गूगल के क्या प्लान्स हैं अपने बिजनेस को फर्दर सक्सेसफुल करने के लिए। बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो, हियर्स अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम पर्सी है, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैं अपना एक बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म चलाता हूँ और एक छोटा सा मीडिया ग्रुप भी चलाता हूँ, जिसमें हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स और मल्टीपल ऐप्स रन करते हैं और ऑनलाइन इनकम जनरेट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। पहले पॉइंट पे आते हैं कि हाउ डिड गूगल सक्सीड इनिशियली। अब गूगल 1997 में लॉन्च हुआ था। उससे पहले ऑलरेडी काफ़ी सर्च इंजिन लॉन्च हो चुकी थी और याहू ऑलरेडी एस्टेब्लिश सर्च इंजिन थी। तो कैसे गूगल आई और ये सिर्फ आज गूगल का ही नाम है और ओवर 90% मार्केट शेयर, ये हुआ कैसे? ये हुआ गूगल के 4 फॉर्मूला से। पहला फॉर्मूला था इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लिसिटी। yahoo.com में क्या थी? सर्च बार थी और सर्च बार के साथ ऑल थ्रू आउट सराउंडिंग चीज़ें थी। न्यूज़ से लेकर स्पोर्ट्स की न्यूज़ से लेकर मूवीज़ की न्यूज़ और बहुत सारे आर्टिकल्स ऑल ओवर द सर्च इंजन थे। गूगल ने सिंपली आके क्या किया कि उन्होंने सर्च इंजन तो बनाई, लेकिन ये सारा क्लटर रिमूव कर दिया अपनी वेबसाइट से। उनका कॉल टू एक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि इस पेज पे आइए और सर्च कीजिए और अपना सर्च रिजल्ट फाइंड कीजिए, कोई और फ्लफ नहीं था। सो दे केप्ट थिंग्स सिंपल। सेकंड क्या चीज़ थी? पेज रैंक एल्गोरिथम। गूगल से पहले जितनी सर्च इंजन थी वो वेबसाइट्स को रैंक करती थी। अब वेबसाइट्स में कोई भी पेज हो वो उनको उसी तरीके से ट्रीट करती थी कि उस वेबसाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से उस पेज को भी वो लोग रैंकिंग देते थे। तो इससे क्या होता था कि अगर किसी ने आर्टिकल्स लिखे हैं, लाइक से 20 आर्टिकल्स उनकी वेबसाइट पे, जिनमें से 10 बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे हुए हैं लेकिन 10 बहुत बुरे आर्टिकल लिखे हैं, तो जो गूगल से पहले की सर्च इंजन थी वो उन सारे आर्टिकल्स को ऑलमोस्ट सेम वैल्यू से ट्रीट करती थी, क्योंकि वो लोग पेज रैंक पे वर्क नहीं करता था उनका एल्गोरिथम, उनका वेबसाइट रैंक पे एल्गोरिथम वर्क करता था। अब जैसे ही गूगल आया, गूगल ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। गूगल ने हर इंडिविजुअल पेज को, हर वेबसाइट के इंडिविजुअल रैंकिंग देना शुरू कर दी अपने सिस्टम्स में, और फिर अलग-अलग साइट के अलग-अलग पेजेस को कंपेयर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सर्च करता है कार्स फॉर सेल इन दुबई, तो सर्च इंजन कंपेयर करना शुरू कर देगा अलग-अलग वेबसाइट के पेजेस को और उनके पेज रैंक्स को, और फिर अकॉर्डिंगली जिसका सबसे ज़्यादा पेज रैंक होगा वो हायर सर्च रिजल्ट पे आएगा, क्योंकि वो मोर क्वालिफाइड होगा। इससे क्या हुआ कि छोटी वेबसाइट्स भी अगर अच्छा पेज बना रही थी तो उनका पेज हाई रैंक हो रहा था गूगल में और यूजर्स को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल रहे थे इससे। तो इनका ये गेम चेंजर फॉर्मूला था पेज रैंक एल्गोरिथम। नेक्स्ट है कांस्टेंट इनोवेशन, जो गूगल आज भी करता रहता है। कॉन्स्टेंटली इनोवेट, नई से नई चीज बनाते रहिए, स्टक मत हो जाइए। गूगल ने क्या किया कि सर्च इंजन तो बनाई, वो अपना टेस्टिंग और वो अपनी वेबसाइट पे कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग और कॉन्स्टेंटली इनोवेशन करते रहे। उन्होंने देखा कि यूजर्स को क्या चाहिए और उस हिसाब से वो लोग बेहतर से बेहतर इंप्रूव करते गए और यूजर सेंट्रिक रखते गए। और यही था इनका फैक्टर नंबर 4 सक्सेस का, कि कंज्यूमर फोकस्ड। इनका एम ये नहीं था कि सिर्फ सर्च रिजल्ट दो। गूगल का एम शुरुआत से ही ऐसा था कि हमारे सर्चर को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिले, क्योंकि वो रिजल्ट फोकस थे, कंज्यूमर फोकस थे। इन दिस केस कंज्यूमर था गूगल सर्चर। तो उन्होंने बिजनेस स्ट्रेटजीज भी उसी तरीके से बनाई कि किस तरह सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट उनके यूजर्स को मिले, और ये बना उनकी बेसिस फ्यूचर ग्रोथ का। तो ये कुछ मेन रीजंस थे क्यों गूगल ने इनिशियली सक्सेस हासिल कर ली कंपेयर टू ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सर्च इंजिन्स एट दैट टाइम। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। गूगल ने पिछले 20-25 साल में ये इतनी अग्रेसिव ग्रोथ हासिल कैसे की अपने बिजनेस के लिए? तो उसमें गूगल के 2 मेन एम्स थे। गूगल ने जैसे ये इनिशियल ईयर्स में उनको सक्सेस हासिल होना शुरू हो गई उनके बिजनेस को, उन्होंने 2 एम्स बनाए। एक, उन्होंने सोचा कि इंटरनेट में कोई भी मूवमेंट हो रही हो, जिसमें अगर कोई न्यूज़ देखना चाह रहा है या एंटरटेनमेंट हासिल करना चाह रहा है या वो ईमेल चेक करना चाह रही है, कुछ भी हो, उनका इंटरेक्शन होना चाहिए एक गूगल प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद उनका एम था हम लोग मैक्सिमम ट्रैफिक क्रिएट करें और उस ट्रैफिक को हम मोनेटाइज करें।
अपने प्लेटफॉर्म में, यानी कि नंबर 1 मैक्सिमम ट्रैफिक क्रिएट करें, नंबर 2 उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करें। तो इस एम को लेकर गूगल बढ़ा। अब इस एम के चलते हुए गूगल ने पहला क्या किया, अपने वेबसाइट यूजर्स को 2 चीजों में बांट लिया, एक था कंज्यूमर्स और एक था बिजनेसेस। उसने क्लियर एम बना लिया कि कंज्यूमर्स को मैं फ्री प्रोडक्ट्स दूंगा और सर्विसेज दूंगा, और सेकंड था बिजनेसेस, बिजनेसेस से मैं पैसे चार्ज करूंगा। तो उन्होंने कैसे कंज्यूमर्स को फ्री प्रोडक्ट देना शुरू कर दिए। अपना कोई चीज फाइंड करनी है तो गूगल जाओ, गूगल फ्री प्रोडक्ट यूज करो। अगर ईमेल चेक करना है तो जीमेल जाओ, गूगल का फ्री जीमेल प्रोडक्ट यूज करो। अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो यूट्यूब पे जाओ, न्यूज़ चाहिए तो यूट्यूब या गूगल पे जाओ, या कोई प्रोडक्ट खरीदना है या कोई सर्विस ढूंढनी है गूगल पे जाओ। यानी कि अगर वेबसाइट क्रिएट करना है गूगल साइट्स पे जाओ, होस्टिंग करनी है अपनी वेबसाइट की गूगल क्लाउड पे जाओ। यानी कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन हो रही हो उसका आपको फ्री वर्जन चाहिए तो आप गूगल पे चले जाइए। गूगल का सिंपल एम था इससे कि मैक्सिमम ट्रैफिक हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आए। हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे कि बाद में इसको मोनेटाइज कैसे करना है। फ्री टूल्स बांटो, मैक्सिमम ट्रैफिक लाओ, ये था इनका फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 था कि बिजनेसेस को चार्ज करो, यानी कंज्यूमर्स को तो फ्री दे रहे हैं लेकिन बिजनेसेस को चार्ज करो। अब मैं आपको कोई कंपैरिजन देता हूँ। जीमेल आपके और मेरे लिए फ्री है, लेकिन बिजनेसेस को गूगल चार्ज करता है जी स्वीट की सब्सक्रिप्शन। यानी कि @gmail.com ईमेल एड्रेस तो आप फ्री बना सकते हो, लेकिन अगर आपको email@domainname.com या email@businessname.com बनाना है तो बिजनेसेस को गूगल को मंथली सब्सक्रिप्शन भरनी पड़ती है जी स्वीट की। उसी तरीके से सर्च, गूगल सर्च आपके और मेरे जैसे आम कंज्यूमर्स के लिए तो फ्री है, हम जाके प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, सर्विसेज ढूंढते हैं या कोई इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लेते हैं। लेकिन बिजनेसेस को गूगल एड्स के थ्रू चार्ज करता है। यानी कि अगर मैं कोई बिजनेस हूं और मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूं गूगल पे, ताकि कोई गूगल सर्चर आए तो उसको मेरा बिजनेस नजर आए गूगल पे, तो गूगल उसके पर क्लिक चार्ज करता है। तो बेसिकली गूगल चार्ज करता है एडवर्टाइजिंग फी। यूट्यूब पे सिमिलर फॉर्मूला आप और मैं यूज करने जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी देख रहे हैं, टीवी शोज भी देख रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं, लेकिन अगर बिजनेसेस को अपना ब्रांड दिखाना है अब यूट्यूब पे तो वो चाहेंगे यूट्यूब एड जो हम स्किप कर लेते हैं अक्सर, लेकिन यूट्यूब को पैसा उनका शेयर मिलता रहता है। उसी तरीके से प्ले स्टोर, फोन पे जाके डाउनलोड कर लेते हैं ऐप्स इजीली, लेकिन गूगल चार्ज करता है उन बिजनेसेस को जो उन ऐप से रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो बेसिकली गूगल का एम क्लियर हो गया इधर कि फ्री टूल्स बांटो जनरल पब्लिक को, मैक्सिमम ट्रैफिक लाओ अपने प्लेटफॉर्म्स पे, और उस प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करो बिजनेसेस से रेवेन्यू शेयर लेके। ये था उनका मेन फॉर्मूला टू सक्सीड इन द लास्ट 20 इयर्स। और अब इस अग्रेसिव ग्रोथ को फायर देने के लिए गूगल ने क्या किया कि सिर्फ नए प्रोडक्ट्स बनाते नहीं रहो, साथ ही साथ एक्वायर करते रहो। पिछले 20 साल में गूगल ने 200 प्लस कंपनीज को एक्वायर किया है, जिसमें डबल क्लिक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म था जो कि अब गूगल एड्स में मर्ज कर गया है, गूगल नेस्ट शामिल है, और सबसे बड़ा इनका वन ऑफ द बिगेस्ट एक्विजिशंस वो था यूट्यूब कि उन्होंने 2006-2007 में गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पर गूगल ने विजन देख लिया था कि इससे यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। और क्योंकि दुनिया टेक्स्ट से वीडियो पे जा रही है, यूट्यूब की ये एक्विजिशन उनका सेकंड सबसे बड़ा मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म बन गया। ये था गूगल का पिछले 20 साल में ग्रोथ का राज। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अब गूगल के क्या प्लान्स हैं। अब गूगल ने सोचा कि यार पिछले 20 साल में पॉपुलेशन तो दुनिया की 6 बिलियन से सिर्फ 8 बिलियन हो गई है, यानी पॉपुलेशन तो 100x नहीं हो रही है, लेकिन हमें अपने रेवेन्यू तो 500x करने हैं, 600x करने हैं, या अपना इन दिस गूगल केस 80,000x करने हैं। तो वो 80,000x कैसे करेगा गूगल अगले 20 साल में, उसका भी उनके पास सॉलिड प्लान है। अब गूगल का सॉलिड प्लान ये है कि उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना शुरू कर दिया है स्लोली एंड ग्रेजुअली। इस वक्त गूगल क्या करता है इन मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, या वो जी स्वीट के थ्रू सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करता है, गूगल एडवर्टाइजर को पर क्लिक चार्ज करता है, यूट्यूब एडवर्टाइजर्स को पर इंप्रेशन चार्ज करता है कि भाई कितनी दफ़ा आपका ऐड दिखा यूट्यूब पर उतनी दफ़ा आप हमें पैसे दोगे। गूगल पे आपका जितनी दफ़ा ऐड किसी ने क्लिक किया वो आप हमें पर क्लिक $1-2 या $10 डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री दोगे। और बेसिकली उसी तरीके से गूगल अपना शेयर अभी पहले ले लेता है, फिर उस क्लिक से बिजनेस को फायदा हो ना हो या एड्स को देके कोई प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे वो उनका प्रॉब्लम है, गूगल ने अपना शेयर पहले ही ले लिया ताकि गूगल बेसिकली एक्सपोजर फी चार्ज कर रहा है इन बिजनेसेस को अपने प्लेटफॉर्म्स पे विजिबिलिटी देने के लिए। तो इनका अभी एग्जिस्टिंग फॉर्मूला ये है, लेकिन इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई क्लिक करता है लेट्स से बाय आईफोन, वो तो जाकर $2,000-3,000 का आईफोन खरीद लेगा आईफोन की वेबसाइट के थ्रू,
लेकिन गूगल को पर क्लिक कितना मिला? $5 या $10। तो गूगल कहता है यार मैंने 2000 का प्रोडक्ट बेचा, लेकिन मुझे तो सिर्फ 5 या $10 उस क्लिक के मिले, तो मेरा रेवेन्यू शेयर तो इतना हाई नहीं है। इसीलिए गूगल अपना स्ट्रैटेजी चेंज करने लगा है कि पर क्लिक या पर सब्सक्रिप्शन या पर मंथ चार्ज करने से बेहतर है मैं पर सेल चार्ज करना शुरू कर दूं। तो इसी फॉर्मूला पे अब गूगल वर्क कर रहा है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ उसके। अब पहले क्या होता था कि Booking.com और Expedia.com जैसे ये ट्रैवल साइट थी या फ्लाइट बुकिंग की साइट, स्काई स्कैनर, ये सब कुछ, ये जो सारी साइट्स थी, ये अपने गूगल पे एड्स रन करती थी। अगर कोई सर्च कर रहा है दुबई टू सिंगापुर फ्लाइट्स या दुबई टू टोरंटो फ्लाइट फॉर एग्जांपल, राइट? तो वो फ्लाइट्स दिखाते थे और पर क्लिक जो भी जितना भी गूगल चार्ज करता है, $1, $2, $5 जितना भी बनता है, वो प्लेटफॉर्म्स गूगल को पर क्लिक चार्ज कर देते थे और जो भी फ्लाइट की बुकिंग होती है ऑब्वियसली उसमें कोई शेयर नहीं था। लेकिन अब गूगल ने ये फॉर्मूला स्विच करना शुरू कर दिया। कहते हैं गूगल ने उनको बोला, इन प्लेटफॉर्म्स को कहा यार अपना ये तो चलता रहेगा, पर क्लिक देते रहो, लेकिन हमने एक नया सेक्शन बना लिया है जिसका नाम है गूगल ट्रैवल। अब गूगल ट्रैवल में क्या है, गूगल ने अपनी ही एक ट्रैवल साइट बना ली जिसमें फ्लाइट्स भी बुक कर सकते हो और आप होटल्स बुक कर सकते हो, रेंट अ कार भी बुक कर सकते हो। बेसिकली जो ये सब कुछ ट्रैवल साइट्स देती थी वही सेम चीज़ गूगल ने खुद ऑफर करना शुरू कर दी। बेसिकली आप गूगल ट्रैवल पे जाकर सारी अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो और एंड में बुकिंग आप इन साइट्स में से एक में कर सकते हो, Booking.com, एक्सपीडिया या कोई भी और ट्रैवल साइट्स, और या फ्लाइट या अकोमोडेशन साइट्स कहीं से भी आप बुक कर सकते हो। लेकिन जब आप एंड में बुकिंग करने लगते हो या आप डायरेक्ट उन साइट्स पे जाते हो, फिर गूगल उनको एक रेफरल फी चार्ज करता है या गूगल के थ्रू ही पेमेंट करते हो और गूगल पैसे खुद रख लेता है और परसेंटेज कमीशन Booking.com जैसी साइट्स को दे देगा। तो गूगल ये ट्रायल एंड टेस्ट करता रहता है कि अपने ही प्लेटफॉर्म पे चार्ज करूं या मैं इन Booking.com जैसी साइट्स को रेफरल भेजूं, ताकि इनको पता हो कि ये एग्जैक्ट बुकिंग गूगल से आई है और गूगल को कोई पर क्लिक नहीं चाहिए। अगर $1000 की ट्रैवल बुकिंग हुई है तो उसको गूगल को उसका 10 to 20% चाहिए। यानी कि जहां पर पहले गूगल सिर्फ $1000 की बुकिंग पे सिर्फ 10 या $20 अर्न कर रहा था, अब वही गूगल की अर्निंग हो गई 100 से $200 उस $1000 की बुकिंग पर। तो ये गूगल का चेंज्ड मॉडल फ्रॉम चार्जिंग पर क्लिक टू चार्जिंग पर बुकिंग, ऑटोमेटिकली गूगल का ये जो रेवेन्यू है वो सडनली ग्रो करना शुरू कर दिया। और अभी जो सिर्फ शुरुआत है, इन्होंने ये सेम फॉर्मूला अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि ई कॉमर्स साइट्स हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, पहले वो भी यही करती थी Booking.com की तरह कि अपना शूज फॉर सेल या टी शर्ट फॉर सेल, समथिंग लाइक दैट, राइट? और कोई मेकअप का सामान बेच रहा है या कुछ और भी, किसी भी चीज़ का ई कॉमर्स स्टोर हो, वो गूगल को पर क्लिक पहले ऐड चलाता था और गूगल उनको पर क्लिक चार्ज करता है। फिर चाहे सेल $100 की हो या 1000 की या $5000 की उन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, और गूगल का कितना फायदा हुआ? सिर्फ $1 से $2 पर क्लिक या $5 पर क्लिक या 10 या लेट्स से मैक्सिमम $30 to $40 पर क्लिक, राइट? लेकिन अब गूगल ने अपना फॉर्मूला कर लिया है फ्लिप। फ्लिप क्या करना शुरू कर दिया है, अब गूगल ने इन प्रोडक्ट्स को बोला यार मैं आपसे कोई पर क्लिक नहीं चार्ज करने वाला, लेकिन इंस्टेड गूगल ने एक उनको इंसेंटिव ऑफर किया। बोला कि यार आप लोग बिजनेसेस हो, आपस में बहुत compete करते हो, जैसे कि 10 वेबसाइट ऐसी हैं जो शूज सेल करेंगी, 10 वेबसाइट ऐसी हैं जो कोई और प्रोडक्ट सेल करेंगी। उन्होंने बोला कि यार यूजर आते हैं गूगल पे, सर्च करते हैं, फिर 4-5 वेबसाइट्स देखते हैं, फिर एक वेबसाइट पे जाके बाय करते हैं, एक पेज पे जाएंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, ये करेंगे, तो एक बहुत बड़ी यूजर जर्नी आती है। उन्होंने बोला कि इस यूजर जर्नी को शॉर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ गूगल पे कोई भी आए और वो डायरेक्ट प्रोडक्ट वहीं से गूगल के इंटरफेस से परचेज करके निकल जाए। वहीं पर गूगल ने इंट्रोड्यूस की गूगल शॉपिंग एड्स, और उधर क्या है, उन्होंने ऐड टू कार्ट बटन बना लगा दिया है और लोग गूगल पे आएंगे, प्रोडक्ट डायरेक्टली गूगल से गूगल पे परचेज किया और गूगल ने सिर्फ ऑर्डर क्रिएट किया और उन वेबसाइट ओनर जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर थे उनको कंफर्म्ड ऑर्डर सेंड कर दिया। अब जो फुलफिल करेंगे ऑर्डर वो तो ई कॉमर्स स्टोर खुद ही करेंगे, लेकिन क्योंकि गूगल ने उनको एक कंफर्म ऑर्डर भेजा है तो वेबसाइट ओनर भी खुश है क्योंकि उनको एक कंफर्म ऑर्डर मिल रहा है, और गूगल तभी उनको चार्ज करता है जब एक कंफर्म्ड ऑर्डर आता है, और गूगल भी खुश है क्योंकि गूगल जहां पर $1 पर क्लिक चार्ज करता था अब वो 10 to 20% ऑफ दी सेल प्राइस चार्ज करता है, और उससे क्या होता है गूगल का अचानक से रेवेन्यू जो है 10x to 100x हो जाता है। इन माय ओपिनियन तो ये विन विन सिचुएशन है, लेकिन ऑफ कोर्स इससे क्या होता है कि गूगल ओनली लिमिटेड बिजनेसेस से पार्टनर कर सकता है, और अगर उन्होंने सारे बिजनेस से ही पार्टनर कर लिया तो जहां पर वो 10 ऑर्डर जनरेट करता है और 2 बिजनेसेस को ट्रांसफर करता है अभी, उसी तरीके से अगर 10 बिजनेस से पार्टनर कर लिया
तो वो 10 ऑर्डर्स 10 बिज़नेसेस में डिवाइड हो जाएँगे, सो लेस ऑर्डर्स पर बिज़नेस। सो बेसिकली गूगल का रेवेन्यू शेयर तो इंक्रीज़ रहेगा, लेकिन जो पर बिज़नेस का रेवेन्यू शेयर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये एक पहलू है इस चीज़ का। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में पता लगेगा कि इनकी ये स्ट्रैटेजी कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी सही है गूगल के लिए और कितनी सही है इंडिविजुअल बिज़नेस ओनर्स के लिए। एनीवेज़ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब ज़िंदगी में मेजर टेक्नोलॉजी चेंज आता है, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग परेशान रहते हैं और कुछ परसेंटेज ऑफ लोग दुनिया के उस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हैं। 100-150 साल पहले जब ट्रैक्टर्स और कार्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुई थी, तब फार्मर्स बहुत परेशान हुए कि यार हमारी जॉब चली जाएगी, और जो लोग घोड़ा गाड़ी और हाथ गाड़ी चलाते थे, वो लोग भी बहुत तंग आ गए कि यार हमारा साइकिल रिक्शे में कौन चढ़ेगा अगर गाड़ी आ गई है। हमारे खेत में जहाँ पर 100 लोग एम्प्लॉयड थे, अब वो वहाँ पर सारे किसान को बेरोज़गार हैं और सिर्फ़ एक ट्रैक्टर सबका काम कर रहा है। लेकिन उसी टाइम पर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि 100 किसानों की नौकरी तो गई, लेकिन हज़ार फैक्ट्रियाँ में जॉब लग गई उन लोगों की जो कि ट्रैक्टर बनाते थे। और उसी तरीके से कार मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी दुनिया की इंडस्ट्री बन गई। कभी-कभार ज़िंदगी में चेंज तो मुश्किल लगता है, लेकिन उस चेंज में आप अपना फ़ायदा ढूँढिए। अगर मैं पिन पॉइंट करूँ इस चेंज को कि इस चेंज में क्या है, जब मैं सुनता हूँ बिज़नेसेस और कंटेंट क्रिएटर्स को, और वो हमेशा परेशान होते हैं। कंटेंट क्रिएटर बोलता रहेगा यार यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं, एल्गोरिथम चेंज होता रहता है, और जो ब्लॉगर्स हैं वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि एडसेंस का हमें कुछ बचता नहीं है और रेवेन्यू शेयर कम से कम होता जा रहा है। उसी तरीके से बिज़नेसेस भी कंप्लेन करते हैं कि गूगल हमारा पे पर क्लिक से अब रेवेन्यू शेयर पर आ गया है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट पर क्लिक होता जा रहा है और हमारा परसेंटेज मार्जिन कम होता जा रहा है। तो ये कंप्लेनिंग तो एक तरीके से चलती रहेगी हमेशा, लेकिन इसका आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ बड़ा सोचिए ज़िंदगी में। क्या अमेज़न, नेटफ्लिक्स, उबर और कैनवा जैसी वेबसाइट्स को गूगल की कोई ज़रूरत भी है? ये बिज़नेसेस भी तो ऑनलाइन बिज़नेसेस हैं, लेकिन ये लोग वर्क करते हैं विदाउट एनी गूगल सपोर्ट। इनको गूगल से ट्रैफ़िक ज़रूर आती है, लेकिन कल को अगर गूगल साइट बंद हो जाती है या यूट्यूब बंद हो जाती है, तो इनका काम बंद नहीं होता। उसी तरीके से जब भी आप अपना काम कोई खोलें या आप अपना बिज़नेस करें, तो ये सोचिए, क्या आप बहुत ही रिलायंट हैं किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे, बहुत ही रिलायंट है किसी एक सोर्स ऑफ ट्रैफ़िक पे, तो आप अपनी सोर्सेज़ ऑफ ट्रैफ़िक डाइवर्सिफ़ाई करना शुरू कर दिए और अपने बिज़नेसेस को ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए कि आपका नाम सर्च करके या आपका बिज़नेस नेम सर्च करके लोग स्पेसिफ़िकली आपके बिज़नेस को तलाश करने आएँ। बहुत सारे लोग जब शूज़ ढूँढने जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग अकॉर्डिंग टू कीवर्ड सर्च वॉल्यूम नाइकी शूज़ ढूँढने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड स्ट्रॉन्गर किया है। तो ब्रांड पे फ़ोकस करेंगे, तो गूगल और यूट्यूब चाहे हज़ारों एल्गोरिथम चेंज करते रहें अपने, लेकिन आपके बिज़नेस को अफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें गूगल की अग्रेसिव ग्रोथ का राज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रॉम माय लर्निंग। लेकिन और उस ग्रोथ से हम क्या लर्न कर सकते हैं, वो है डाइवर्सिफिकेशन, नॉट रिलाइंग ऑन वन प्लेटफॉर्म, एंड बिजनेस गोल्स बनाना। कि आपके अगर अग्रेसिव बिजनेस गोल्स होंगे, तभी आप कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे। इफ यू एम फॉर द मून, at least you'll reach the stars. With that said, thank you very much for watching the video, guys. I wish you all the best, and I'll see you guys in the next video. Take care, guys.